मेंस की तैयारी और उसके लिए क्या डिटेल्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इनफैक्ट जो मैं अभी स्ट्रेटजी बात करने वाला हूँ ये उन लोगों के लिए भी लागू होती है जो अभी तैयारी शुरू करने वाले हैं। डू नॉट इग्नोर द क्वालिफाइंग पेपर ऑफ लैंग्वेज हियर। हमारी जो प्रिपरेशन है वो दो स्टेजेस पर होनी चाहिए। एक तो है कि इंट्रा सेगमेंट बैलेंस, जो कि मैं अलग से बाद में बताऊंगा, और दूसरा है कि इंट्रा सिलेबस बैलेंस। Hey, this is Dr. Khan from KSG। मेंस की तैयारी और उसके लिए क्या डिटेल्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मेंस, जहाँ पे आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, पीटी क्वालिफाइंग है और इंटरव्यू के स्टेज पर उतने मार्क्स नहीं है जितना कि मेंस के स्टेज पर है। सो मोस्ट ऑफ द डिसीजन अबाउट योर सक्सेस शायद इसी स्टेज पर होता है। तो आपको भी इसके लिए एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू एट दिस स्टेज। इनफैक्ट जो मैं अभी स्ट्रेटजी बात करने वाला हूँ ये उन लोगों के लिए भी लागू होती है जो अभी तैयारी शुरू करने वाले हैं, और ये एक कोर्स करेक्शन हो सकता है उन लोगों के लिए भी जो कि अपनी तैयारी के मिडिल स्टेज में हैं, एंड डेफिनेटली इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर दोज पीपल जो पीटी पास करके इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। देयर आर सम इनसाइट्स जो मैं आपसे शेयर करूंगा, ये आपको ओरिएंट कर देंगे मेंस के लिए और बेटर, एंड यू वुड बी एन इफेक्टिवली प्रिपेयरिंग फॉर द मेन एग्जामिनेशन, और जहां पर वैसे मार्क्स ला सकते हैं जो कि बहुत सारे लोगों ने पिछले वर्षों में लाया है। इनफैक्ट मेंस में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, आप जानते भी होंगे। एक कंपोनेंट ऑप्शनल का होता है 500 मार्क्स का, दूसरा कंपोनेंट जनरल स्टडीज का होता है जिसमें 4 पेपर होते हैं 1000 मार्क्स के, और वहां पर एसे का कंपोनेंट होता है 250 मार्क्स का। इन मार्क्ड पेपर के अलावा भी आपको 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, एंड कई बार मेंस की स्ट्रेटजी में कुछ बच्चे इनको इग्नोर कर देते हैं। आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई डिस्कशन बाय फर्स्ट टेलिंग यू दैट प्लीज डू नॉट इग्नोर द क्वालिफाइंग पेपर ऑफ लैंग्वेज हियर। और कुछ ज्यादा करना नहीं होता है। नॉर्मली इसको कई बार लोग बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों के पेपर ही इवेलुएट नहीं हो पाते हैं, एंड दैट्स नॉट बिकॉज उनको शायद वो लैंग्वेज नहीं आती थी। इट इज लार्जली बिकॉज दे टुक इट वेरी लाइटली, एंड सम ऑफ देम even did not use the full time in the examination hall. So it is very important that you take that seriously. Qualifying है, marks नहीं जुड़ते हैं, irrespective, ये आपको आगे तक के लिए ग्रीन लाइट देते हैं। आई सपोज ये कुछ ऐसा ही है जैसे पीटी के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन आगे की ग्रीन लाइट आपको पीटी के क्रॉस करने के बाद ही मिलती है। तो अभी अगर हम उठाएं मेंस की स्ट्रेटेजी, तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो 2 स्टेजेस पर होनी चाहिए। एक स्टेज होती है जिसे आप कह सकते हैं कंटेंट का स्टेज, और दूसरा होता है स्किल का स्टेज। कंटेंट और स्किल में बैलेंस बहुत जरूरी है। एक चीज शायद आपको पता भी है कि जब पीटी के एग्जाम होते हैं उस समय अगर 2 अलग अलग स्टूडेंट हैं, अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो आप पाएंगे कि किसी का स्तर यहाँ होता है, किसी का स्तर यहाँ होता है, बहुत गैप आ सकते हैं उनके लेवल ऑफ प्रिपरेशन में। लेकिन जब यूपीएससी एक टॉप स्लाइस ले लेती है इससे, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट वन वुड इमेजिन दैट ये 2 बच्चों में कोई ज्यादा नॉलेज का फर्क नहीं है। पीटी में ये बहुत गैप हो सकता है, जिनके पास भी ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन होने वाला है वो पीटी दे देते हैं, तो डेफिनेटली नॉलेज एंड स्किल का बहुत गैप होता है। बट यहाँ पर जो गैप है वो कंटेंट का गैप बहुत कम हो जाता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो बच्चे पीटी के एग्जामिनेशन में बेयरली क्रॉस कर रहे होते हैं, कट ऑफ से थोड़ा कुछ अंक ही ऊपर होते हैं, वो कई बार टॉप भी करते हैं। सो आई सपोज वहां पर स्किल का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। तो कंटेंट और स्किल दोनों की जरूरत है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि साल दर साल केएसजी में हमने ऐसा अनुभव किया है कि कंट्री में जो जीएस के टॉपर्स होते हैं कंट्री के, वो केएसजी के क्लासरूम कोर्सेज से जुड़े होते हैं। और मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, चाहे वो
सृष्टि जैन देशमुख का हो या टीना डाबी का हो या रचित राज का हो, जैसे जिनके मार्क्स कंट्री में हाईएस्ट आए हैं, उनके अनुभव से मैं बता सकता हूं कि इनके पास कंटेंट तो था ही, और स्किल कुछ ऐसा था जैसे इंडिया में किसी के पास नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है कि कंटेंट के साथ साथ मेंस में स्किलिंग पर भी जोर दिया जाए। कई बार हम ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि हम सिर्फ कुछ गलतियां करते हैं जिनको मैं बताना चाहूंगा, जो आपको नहीं करनी है, कि वो टिक बॉक्सिंग पे चले जाते हैं। उस मतलब उन्होंने ले रखे हैं कि ये किताबें करनी है, इस किताब को कर लिया, 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 एंड दे एंड अप देयर लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी कवरिंग ऑल द स्किल्स, एंड देन बेसिकली वो किसी और के एडवाइसेस को मान रहे हैं, अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। दूसरी बड़ी गलती लोग कई बार करते हैं कि वो लोग अपने आप को बहुत थिनली स्प्रेड कर देते हैं। एंड आई एम श्योर जो आप स्ट्रेटेजी बनाए मेंस की, तो ये गलती ना करें कि अपने आप को बहुत थिनली स्प्रेड कर दिया, सबको सुन रखा है बट वो याद उस समय नहीं आ रहा है। आपको बताऊं, अगर आपने मेंस दे रखा है या फिर मेंस के टेस्ट दे रखे हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वहां पर फटाफट उस समय ही जो टॉप ऑफ योर माइंड था, सिर्फ उसका ही यूज कर पाए। यू कुड नॉट यूज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। तो स्ट्रेटेजी के अंदर ये जरूरी है कि चीजों को टॉप पे लेकर के आ जाए, और टॉप पे जो होंगी वो चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, स्किल से आता है। तीसरी बड़ी इश्यूज रहती हैं लोगों के प्रिपरेशन में, जहां तक मेंस की स्ट्रेटेजी की बात है, वो ये कि दे गेट देमसेल्फ अडॉप्टेड बाय द टेस्ट सीरीज। वो जाकर किसी के गोद में बैठ जाते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, और बोलते हैं कि जो भी आप मुझसे बोलते हो वो मैं करूंगी। बट दैट्स नॉट द वे। फॉर द सिंपल रीजन, जो उन्होंने टेस्ट सीरीज की स्कीम बना रखी है, वो तो पूरे हिंदुस्तान के लिए उन्होंने एक एवरेज बना रखी है। उस एवरेज में ऑलमोस्ट एवरी टाइम या तो आप नीचे होंगे या उससे ऊपर होंगे, क्योंकि एवरेज कितना विश्वसनीय होता है ये तो आपको पता ही है। तो यू शुड नॉट गेट अडॉप्टेड बाय द टेस्ट सीरीज, इंस्टीड यू शुड अडॉप्ट द टेस्ट सीरीज। ये प्रक्रिया थोड़ी सी उल्टी हो गई। आप टेस्ट सीरीज को अडॉप्ट कर लो, मतलब कि अगर कोई टेस्ट होने वाला किसी टॉपिक पर, फर्ज कर लीजिए थोड़े समय के बाद, एंड आपके पास आपके अपने स्कीम चल रहे हैं, आपके अपने प्रोग्राम चल रहे हैं, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी चल रही है, तो उसके अंदर अगर आपने उनको दे रखा है कि मुझे 30 घंटे हैं इसके लिए, और 10 दिन के बाद वो टेस्ट है, तो 3-3 घंटे आप फर्ज कर लीजिए कि 10 दिन में दे दें आप, या फिर आप फर्ज कर लो कि 30 घंटे ही देने हैं मुझे, 6-6 घंटे 5 दिन दे दूं मैं, या फिर 10-10 घंटे 3 दिन दे दूं। आई वुड लाइक यू टू हैव योर ओन प्लान, एंड अकॉर्डिंगली यू शुड अलोकेट टाइम। हर चीज टाइम के हिसाब से करो। एक और जो स्ट्रेटेजी बनाने में, मेंस की स्ट्रेटेजी बनाने में लोग दिक्कत करते हैं, वो ये कि बैलेंस नहीं रखते हैं। अब दो जगह बैलेंस यहाँ पर देखना है हमें। एक तो है कि इंट्रा सेगमेंट बैलेंस, जो कि मैं अलग से बाद में बताऊंगा, और दूसरा है इंट्रा सिलेबस बैलेंस। इंट्रा सिलेबस बैलेंस में मैं कहना चाहूंगा कि जितना वैल्यू और आउटपुट आप ले सकते हैं ऑप्शनल से, उसको देख लीजिए, उसके हिसाब से टाइम दें उसको। जीएस से कितना आप आउटपुट ले सकते हैं उसके हिसाब से उसको टाइम दें, और एसए को कभी नेग्लेक्ट नहीं करें। एसए से जितना आप आउटपुट ले सकते हैं उतना टाइम दें उसको। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो है इंट्रा सेगमेंट। अब ये सिलेबस आप देखें अपने ऑप्शनल का भी, सिलेबस देखें अपने जनरल स्टडीज का भी, और उसके अंदर अलग अलग सेगमेंट को आप अपने इनपुट आउटपुट के हिसाब से, कि इसमें इतना मेहनत किया, इतने टाइम दिए, तो इससे ये आउटपुट निकल सकता है, उसके हिसाब से उसके टाइम अलोकेट करें, ना कि अपने लाइकिंग के अनुसार। बिकॉज लॉट ऑफ टाइम, अगर मुझे इकोनॉमी बहुत पसंद है तो इकोनॉमी को मैं बहुत ज्यादा टाइम दे देता हूँ। साइंस टेक बहुत पसंद है तो साइंस टेक को बहुत ज्यादा टाइम दे देता हूँ। बट उससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके बेसिस पर आई वुड एक्सपेक्ट दैट यू शुड बी गिविंग टाइम, अलोकेटिंग टाइम, एंड उसके हिसाब से अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इसके अलावा जब मैं बात करूं कि कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन का, तो आई वुड लाइक यू टू कीप योर इंफॉर्मेशन वेरी वेरी क्रिस्प। जितना क्रिस्प हो सकता है उतना क्रिस्प रखें। मैं किन्हीं को जानता हूं, उनके रैंक 25 आए थे, और बड़े मजाक में मुझे कह रहे थे कि सर मैंने अपने पूरे जनरल स्टडीज के मटेरियल को 25 पेज में कर लिया था, और मैंने उसी को बार बार रिवाइज किया मेंस के दौरान। और हंसते हंसते उन्होंने बाद में ये भी जोड़ दिया कि काश मैं इसको थोड़े और कम पेज में कर लेता तो मेरे रैंक और भी नीचे आ जाते। अगर उसको 20 पेज में कर लेता तो रैंक 20 होता। अभी आपने स्टार्ट किया अपनी तैयारी को, तो वैसा एक्सपेक्ट मत करें कि आपका अभी 25 पेज और 50 पेज में नोट आ जाएंगे, अभी ज्यादा होगा।
धीरे धीरे जैसे जैसे आप एग्जाम के करीब जाएंगे तो आपके नोट्स छोटे होते चले जाएंगे। तो आपके स्ट्रेटजी में ये ज़रूरी है कि आपको ये पता रहे कि कहाँ से क्या उठा करके मुझे बार बार रिवाइज करना है। आपको ध्यान होगा कुछ मिनट पहले मैं आपको बोल रहा था, जो टॉप ऑफ द माइंड है उनका ही इस्तेमाल हो सकता है, और वो उनको ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको मेंस की स्ट्रेटजी में ये भी बताना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप उतना नेट प्रैक्टिस करें। और नेट प्रैक्टिस का मतलब है कि उनको अपने आप को उन अवस्थाओं में ले जाएं, यू गेट इनटू दैट स्टेट वेयर यू आर एक्चुअली डूइंग द टास्क। और वो नेट प्रैक्टिस के अंदर आप फर्ज कर लो 1 घंटा ले लो और उसमें आप 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। ब्रॉड पॉइंट में बोल दूं, हाँ अगर छोटे बड़े क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। और आप उस 1 घंटे को वैसे जियो जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में 1 घंटे जीना चाहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गो इनटू दैट स्टेट इफेक्ट प्रैक्टिस, एंड देन अपने आंसर्स का इवैल्यूएशन हमेशा कोशिश करो कि एक्सपर्ट से कराओ। मैंने मेंस की स्ट्रेटजी में देखा कि बहुत सारे बच्चों को ये काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं जब वो कुछ ऐसे लोगों से अपने आंसर्स को इवेलुएट करा करके अपने आप को ऐसे मोड़ लेते हैं जो कि उनको बहुत घातक होता है। आई वुड लाइक टू रियली अंडरलाइन दिस फैक्ट। Try and see that whenever you're getting your answers evaluated by a person, is that person qualified enough to do it? Is the person having enough experience to do it? और केजी में हम खास करके इस पर ज़रूर ध्यान देते हैं कि हमारी पीढ़ी जो एक्चुअली एग्ज़ाम आपके लिए कंडक्ट कराने वाली क्वेश्चन सेट करती है, आई नो कि आप उसको समझें, उनके रिमार्क्स को ध्यान से देखें। सो वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट कि आपको आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको एडवाइस दिया जाए, और उन एडवाइस को यदि कुछ सीनियर लोगों ने दिया है तो उसको ज़रूर इंटरलाइज करें। डोंट गेट कैरिड बाय एनीबॉडीज एडवाइस, एंड वो हमेशा कई बार दिक्कत रहती है। इसके अलावा एक और चीज़ बताना चाहूँगा मेंस की स्ट्रेटेजी में आपको, कि एक चीज़ तो मानकर आप रखें कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 5 पॉइंट लिखने हैं, तो लगभग सभी के 4 पॉइंट, अभी नहीं, जब आप मेंस के करीब पहुंच जाएंगे तो सभी के 4 पॉइंट कॉमन होंगे, और 5वां पॉइंट जो कौन सा डिफरेंट होने वाला है, एंड दैट इज द वन विच इज गोइंग टू अल्टीमेटली डिटरमाइन कि आप कहाँ लैंड करेंगे। इसको हम केजी में एक्स फैक्टर कहते हैं, एंड आई वुड इंसिस्ट दैट यू बी कॉन्शियस ऑफ द एक्स फैक्टर फॉर योर आंसर्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। वो कुछ भी हो सकता है। एक्स फैक्टर आपका, अगर मैं ऐसे कहूँ कि वो एक फ्लो चार्ट हो सकता है, वो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो सकता है, एक स्टार्टलिंग फैक्ट हो सकता है, एक डायग्राम हो सकता है, एक मैप हो सकता है, एक टेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज आपको ये पता है मेंस में जिनके सिलेक्शन नहीं होते हैं उनको भी 60 नंबर नहीं आते हैं, उनके भी नंबर 80-85 के आसपास आते हैं, और जिनका सिलेक्शन होता है उनको 160 नहीं आता, उनको भी 110, 112, 115 ऐसे नंबर आते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन जनरल स्टडीज, जब मेंस की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप सजग रहें कि मुझे कुछ अपने आंसर में ऐसा हटके करना है जिससे कि मेरे आंसर में वो आधे मार्क्स से 1.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाए हर क्वेश्चन में, और आधे मार्क्स से 1.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाए हर क्वेश्चन में, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और जब आप मेंस की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो उस स्टेज पर आपको इसकी सजगता रखनी होगी कि मेरे आंसर में कुछ ऐसा है जो मुझे कुछ अलग करके दिखाएगा। और मैं चाहूँगा कि जैसा कि मुझे कई लोगों ने बताया, आदित्य एक मुझे याद आ रहा है जो अभी IAS ऑफिसर हैं, वो एक बड़ी स्पेशल स्ट्रेटजी यूज़ करते थे। वो मेंटल आंसरिंग करते थे, बोलते थे कि मेंस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसको मैं माइंड में लिखता था, और बिल्कुल सही भी है एक तरह से कि अगर आप you have to leave the answer in your mind before they are there on the paper, because विचार बड़े वो आपके डाइवर्स होते हैं, सब मिक्सड अप होते हैं, और उनको एक बिल्कुल ही आपके पेन के एक सूक्ष्म बिंदु से निकलना है। आर यू एबल टू रियली फ्लो योर आंसर थ्रू ए माइक्रो टिप ऑफ ए पेन और नॉट? For that you have to be very clear about the ideas in your mind in the first place. And मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेंटल आंसरिंग की भी प्रैक्टिस करें। Do lots of practice of introduction, do lots of practice of X factor, do lots of practice for your conclusion. हाँ, लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया आपको, आपका प्रिपरेशन बैलेंस होना चाहिए। ऑप्शनल के लिए, एसए के लिए, जीएस के लिए, सब जगह बैलेंस हो, और इसके अलावा इंट्रा या ऑप्शनल के अलग अलग सेगमेंट में दोनों पेपर के बीच में आपका बैलेंस जितना हो सकता है। और हमेशा देखें कि इसमें मैं कितना डालने से मुझे क्या मिलने वाला है।
इनपुट आउटपुट रेशियो देखें और उसके हिसाब से अपने लेबर को और अपने एफर्ट को लगाएं। और हो सके तो आप अपने आंसर्स को टॉपर्स के आंसर से मैच करके देखें कि जो मैंने जो आंसर लिखा है, और यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा उनके आंसर अलग नहीं लगेंगे। आई वुड लाइक यू टू हैव दैट कंपैरिजन डन एंड देन इंश्योर दैट मेंस की प्रिपरेशन, मेंस की जर्नी जो कई बार लोग कंफ्यूजिंग बोलते हैं, वो कंफ्यूजिंग नहीं रहे आपके लिए, एंड इट रिमेन्स ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक। माय बेस्ट विशेस।